नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बहुत ही खास मौजू। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एफआईआर की जिसको लेकर बहुत अरसे से मांग उठ रही थी और एक इंतजार था। जी हां, बात हो रही है वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने 2 मामले दर्ज किए हैं और ये दोनों मामले जो दर्ज हुए हैं वो वक्फ इमलाक में खुर्द बुर्द के खिलाफ हैं। अब जाहिर है कि इसको लेकर कई आवाजें उठ रही हैं। ज्यादातर आवाजें ये उठ रही हैं कि जो हुआ है वो बेहतर हुआ है और जो वक्फ इमलाक है यानी वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी ने दान कर दी हो कम्युनिटी के प्रोग्रेस के लिए, कम्युनिटी के फायदा उठाने के लिए, कि उसमें तालीमी शोबे से या दूसरे और तिब्बी शोबे से इसमें कम्युनिटी का फायदा हो सके, खास तौर से डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी। लेकिन ऐसे इमलाक के केयर टेकिंग के लिए जहां भी कहीं बॉडीज है उन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। मुल्क में कई वक्फ बोर्ड है, लगभग तमाम रियासतों में है और इन वक्फ बोर्ड का कोई ना कोई चेयरमैन होता है, उसका एक खास मियाद होती है। कहा यह जाता है कि अक्सर चेयरमैन जो है वो जो मौजूदा वक्त है जो सरकार है जहां की उससे मिलजुल कर वो काम कर रहा होता है और कई बार वो ऐसे काम भी करता है जो वक्फ इमलाक की जो गाइडलाइंस हैं उसके खिलाफ होती हैं। तो ऐसे कई सवालात थे, खासतौर से लखनऊ वाले मामले को लेकर शिया सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड है। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि ये जो वक्फ इमलाक में खुर्द बुर्द का मामला है इसका असर किस पर पड़ता है, नुकसान किसको होता है, फायदा किसको होता है। ऐसे कई सवालात के बीच आज हम इस पर खासतौर से गुफ्तगू करेंगे कि वक्फ इमलाक के कितने गुनहगार। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। 2000 में हमारे डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला ने एक पूरी लिस्ट बनाई थी और उस वक्त से डिमांड चल रही है कि आप सीबीआई की जांच कीजिए। बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती? वसीम रिजवी के खिलाफ तो एफआईआर होनी थी और अपने ऐप को छुपाने के लिए चला गया था बीजेपी के अंदर, मगर बीजेपी वालों ने बहुत अच्छा फैसला किया कि गलत है। खुर्द-बुर्द कराने का काम पिछली सरकार, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने कराया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ रखा था कि हम इसमें सीबीआई केसेस की जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी, आपको हो गए 4 साल यहाँ सरकार चलाते हुए, लेकिन आपने एफआईआर क्यों नहीं की, क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? वक्फ इमलाक के कितने गुनहगार, इस खास ताल्लुक से हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे और आपको हम ये भी बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कमर अली जुड़ रहे हैं, तर्जुमान है बीजेपी के लखनऊ से। मौलाना सैफ अब्बास साहब हमारे साथ होंगे और तारिक कमर हमारे नुमाइंदे होंगे। साथ ही वरुण सिंह समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम फिर रुख करेंगे हैदराबाद और भोपाल का भी, बारी बारी से जानेंगे कि भोपाल और हैदराबाद यानी कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में जो वहां वक्फ इमलाक है उनमें किस तरह की खुर्द बुर्द की इल्जामात आयद होते रहे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कानपुर मामले की एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई है। इलाहाबाद में इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मिसमार करने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2019 को रियासती हुकूमत ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। मौलाना कल्बे जवाद समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर मोहसिन रजा का कहना है कि हमारी हुकूमत बदउनवानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी का नतीजा है कि हुकूमत लगातार कार्रवाई कर रही है। इन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ही नहीं, कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो भी इस जाँच के बाद बेनकाब होंगे। भ्रष्टाचार हुआ था तो भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा थी दोनों वक्फ बोर्डों में उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए इसको लेकर सीबीआई की मांग लगातार उठती रही। पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको नहीं दिया। हमारी सरकार का स्टैंड साफ था कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे और जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम करेंगे और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस ने कहा कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस खुर्द-बुर्द पर मौजूदा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया।
बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती? वसीम रिजवी के खिलाफ तो एफआईआर होनी थी, उसकी चोरी, उसके झूठ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तो होनी ही थी। अब सीबीआई ने एफआईआर की है, अब उन्हें कानून के सम्मुख प्रस्तुत होना होगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गई चाटुकारिता भी नहीं बचा पा रही है। ये जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी तो कहती थी हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। अरे मेरे प्रभु, मेरे भैया, गुरु, भारतीय जनता पार्टी आपको हो गए 4 साल यहां सरकार चलाते हुए, लेकिन आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब तो चली चलाई का बेला है, 2022 में आप चले जाएंगे, तो आप ये मार्केटिंग इवेंट वाली एफआईआर कर रहे हैं। कमाल है। ये समाज के लिए चिंता का विषय, उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती है, सिर्फ माहौल बनाना चाहती है। अभी तो ये शुरुआत है और 2 एफआईआर हुई हैं, लेकिन हमको लगता है कि अभी 10 से 12 एफआईआर 2-4-5 दिन के अंदर और हो जाएंगी और मजीद जो एफआईआर है वो भी होती रहेंगी। इस मामले में जो इसके और जो तमाम तरह के केसेस थे जिसमें ये अरेस्ट और सब चीजें ले लेता था कोर्ट को और सबको गुमराह करके, अब वो भी इसका मामला खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये जेल की सलाखों में पीछे। वसीम रिजवी के खिलाफ 11 अक्टूबर 2019 को रियासती हुकूमत ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। मौलाना कल्बे जुबार समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। वसीम रिजवी पर यह भी इल्जाम है कि वो जांच और गिरफ्तारी से बचने के लिए हुकूमत की तारीफ करते रहे, मगर अब ताज़ा एफआईआर ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और हमारे साथ इस वक्त कमर अली मौजूद हैं, तर्जुमान है बीजेपी के, और तारिक कमर हमारे नुमाइंदे भी, वरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सबसे पहले मैं तारिक आपके पास आऊंगा, मुझे जरा इख्तिसार से ये बताइए, यानी हमारे नाज़रीन के लिए, कि दरअसल ये पूरा मामला क्या था और जब ये चेयरमैन हुआ करते थे तो कौन कौन से ऐसे संगीन इल्जाम पर लगे? मामला है जैसा कि आपने अभी बताया अभी विशाल, वसीम रिजवी जिस वक्त से चेयरमैन बने उस वक्त से जाहिर है कि एक ऐसा माहौल मिला कि उनके ऊपर मुस्तकिल इल्ज़ाम तराशी होती रही, बिलखुसूस चाहे समाजवादी पार्टी की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो। देखिए आदम खान के साथ जिस वक्त थे उस वक्त भी वक्त बचाओ तहरीक ने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए और बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में भी उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे कि जिनसे दामन बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा था। वक्त बचाओ तहरीक जिसको बाकायदा तौर पर कई उलमा ने शुरू किया, मजलिस उलमाए हिंद की बात करें हम या ज़ाती तौर पर मौलाना कल्बे सादिक की बात करें, वक्त बचाओ तहरीक के बानी मौलाना कल्बे जवाद की बात करें और हुसैनी मिशन की बात करें या दूसरी तमाम समाजी और सियासी तंजीमों की बात करें, देखिए जिस अंदाज से वक्त इमलाक की खुर्दबुर्द की गई, जिस अंदाज से अहम इमलाक को मुंतकिल किया गया, जिस अंदाज से तौलियत के एतबार से घपले किए गए, जिस तरीक़ाकार से अपनाकर वक्फ इमलाक को बाकायदा तौर पर भू माफियाओं को, उन लोगों को दे दिया गया कौड़ियों के दाम जो बाकायदा तौर पर इन तमाम तामीरात के सिलसिले में मुलव्विस पाए गए। कई नाम उभर कर सामने आए हैं, कई और नाम अभी बताया जा रहा है कि सामने आने बाकी हैं विशाल। तो देखिए सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे रामपुर से लेकर इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर कानपुर और दूसरे तमाम इलाके, अमरोहा ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, कई ऐसे मामले हैं जो संगीन मामले हैं, बड़े घपले सामने आए हैं। और देखिए ये सिर्फ 2 एफआईआर अभी हुई हैं कानपुर में और लखनऊ में, लेकिन मैं बता दूं आपको आज जो हुसैनी मिशन के लोगों से बात हुई है और मजलिस उलमाए हिंद के लोगों से बात हुई है, उनका मानना यह है कि अभी मजीद एफआईआर ऐसे इम्कानात है कि और कराई जाएंगी, अभी मजीद इम्कानात और है। जी तारिक मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले अभी हमारे साथ कमर अली साहब जुड़ चुके। कमर साहब एक सवाल आपको उठ रहा है कि ये वसीम रिजवी के खिलाफ अब 2 एफआईआर सीबीआई की, आप क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? इसे आप अपने लिए एक बेहतर कदम मान रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, या फिर इसमें एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी ताखिर क्यों की गई? थोड़ा पीछे जाना होगा क्योंकि अभी मैं समाजवादी के प्रवक्ता का भी सुनना था, कांग्रेस का प्रवक्ता भी मैंने सुना, मैंने सारी बातें सुनी। मैं आपको बता देना बहुत जरूरी है चैनल के माध्यम से आपके, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जैसे ही मेरी सरकार बनी वैसे मौलानाओं ने जितना जो था बताया और कहा कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जो जांच के आदेश दिए थे EOW के दिए थे, सबसे पहले आदेश मैं आपको बता दूं, वो जांच बाकायदा चल रही है और उस पर बाकायदा जितनी भी फाइलें थी इनकी कार्रवाई उसके लगभग आप मान के चलिए कि पूरी होगी। फिर मौलाना की बात आई, सबने कहा कि भाई इसमें सीबीआई जांच भी होना चाहिए, तो सीबीआई जांच को भी मान लिया गया। देखिए लेकिन मौलाना ने सीबीआई जांच की बात कब उठाई थी? बात समझिएगा,
पहले एक स्तर होता है, मैं आपको बता दूं, जो भी कांड होता है उसमें सबसे पहली चीज होती है, लोकल पुलिस सबसे पहले जांच करती है। भ्रष्टाचार से मामला जुड़ा था, इसलिए ईओडब्ल्यू को जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले इसको दे दी थी। उस पर जांच चल रही थी, सारी प्रक्रिया उसमें लगभग पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि हमें सीबीआई की जांच करा दीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस निवेदन को मानते हुए उसको केंद्र सरकार को लिखा। उसके लिखने के बाद आप जानते हैं प्रक्रिया होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है उसको आदेश देती है सीबीआई को, फिर सीबीआई जो अपने दर्ज करते, तरीका उसका ये होता है। हमारी सरकार जैसे ही बनी, आपने देखा इनको सरपरस्ती समाजवादी सरकार में मिली, बहुजन समाज पार्टी में मिली। जैसे ही मेरी सरकार बनी, हमने सबसे पहला काम किया, ईओडब्ल्यू जांच का आदेश दे दिया। उसके बाद वो कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं चल रही। वरुण सिंह हमारे साथ मौजूद, समाजवादी पार्टी के लीडर, सीधा इल्जाम है समाजवादी पार्टी पर कि उसने इस मामले को फलने फूलने का मौका दिया, कार्रवाई नहीं की अपने दौर इख्तियार में। वरुण साहब, आरोप लगाना तो वो एक परंपरा है राजनीतिक रूप से, आजकल मुझे लगता है कि एक शगल है, लेकिन बहरहाल कानून क्या काम करता है, कानून ने अब तक क्या कार्रवाइयां की, उस पे ये काम हुआ है। और नहीं, ये तो भ्रष्टाचार, ये जमीनें जो होती है विशाल भाई, आपने अपनी रिपोर्ट में पहले दिखा दिया है कि जो लोग कौम के लिए काम में ले जा सकते, एजुकेशन में ले सकते, जिनके पास घर नहीं है उनको घर। कमल साहब थोड़ा सा रुक जाइए, वरुण साहब से जवाब ले रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए जी। अगर एक कानून की एक प्रक्रिया है, किसी के ऊपर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है, कानून ने अपने जांच के दायरे में अगर उन्हें आरोपी माना है, तो हम उनका बचाव नहीं करते, क्योंकि कानून ने अपने दायरे में उनको आरोपी माना। लेकिन हम यह सोचते हैं कि कानून की कार्रवाई जो है कहीं कहीं किसी मानसिकता से ग्रसित होकर के ना हो जाए, क्योंकि जब अगर आपने आरोप लगा दिया कि फलने फूलने का मौका हमने दिया, तो ये इसलिए आपके आरोप पे हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजनीति में आरोप लगते रहेंगे। हम आपके आरोप, अभी हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण मैं देने लगूंगा तो ये मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाएगा कि कहां सरकार ने गलती की, कहां सरकार ने पक्षी कार्रवाई की, कहां सरकार की कार्रवाइयों को देख के आम जनमानस को लगा है कि नहीं ये कहीं न कहीं एक पक्षी कार्रवाई है या ग्रसित मानसिकता से कार्रवाई। हम उस पर चर्चा ही नहीं करते, हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसे जो बनाए जाते हैं संगठन, ऐसे जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उसका मकसद क्या है। अगर उसका मकसद है कि अपने समाज को आगे ले जाना, अपने समाज के अंदर जो दबे कुचली व्यवस्थाएं उसको दूर करना, या जो उसके वक्त की संपत्तियां हैं उसकी सुरक्षा करना। और वक्त की आप बात करें साहब, यहाँ वाराणसी से मैं हूँ और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ सैकड़ों ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्त की जमीन है और आज उस पर इतने भी मुकदमे नहीं है, लेकिन कब्जे लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा। जी तारिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। तारिक, दो बातें हैं, एक तो यह है कि अगर वाकई इल्जाम संगीन थे, और जैसा अभी हमने कुछ दिन पहले मौलाना सैफ अब्बास साहब को सुना, उनका यह कहना था कि 2000 में ही, सन 2000 में एक लिस्ट तैयार करके कल्बे जवाद साहब के जरिए दी गई थी और सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जैसा उन्होंने बयान में कहा है। दूसरी अहम बात यह है कि ये बात वसीम रिजवी अपने बयान में भी कह रहे हैं कि कल्बे जवाद साहब के कहने पर मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तारिक, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मामला इतना पर्सनल क्यों लग रहा है बिटवीन कल्बे जवाद एंड वसीम रिजवी? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है ये, और इस सवाल के दो रुख हैं। देखिए, एक सवाल तो ये है विशाल के, आज कमोबेश 20 से ज़्यादा लोगों से मैंने बात की है, कुछ लोगों के बयानात आप तक पहुंचाए भी हैं, और देखिए ये वो लोग हैं जो समाज के मतलब शोबा हयात के हर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि ये कार्रवाई नाजेबा है, या गलत है, या बेबुनियाद है। इसका बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया है। जहाँ तक देखिए ज़्यातियात का ताल्लुक़ है, तो एक ज़माना ये रहा है कि वसीम रिजवी कल्बे जवाद के साथ रहे हैं, उनके बाकायदा एक रुकन की हैसियत से काम करते रहे हैं, बाकायदा एहतराम करते थे, लेकिन कुछ बीच में दरमियान में ऐसा वक्फा भी आया जब फासले बढ़े और फिर इस फासले ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार की। लेकिन ये भी बिल्कुल हकीकत है, आईने की तरह साफ है कि कल्बे जवाद साहब ने जो तहरीकात चलाई वक्त को लेकर, इतनी बड़ी तहरीकात अवामी तौर पर किसी दूसरे आलिम के जरिए नहीं चलाई गई। देखिए, ये एक अहम तहरीक मौलाना कल्बे सादिक साहब ने चलाई थी, जिसमें 54 से ज़्यादा ऐसे इमलाक हैं जिन पर बाकायदा खुद गवर्नमेंट का कब्जा है, गवर्नमेंट की जो इस दौर में भी है और समाजवादी पार्टी के दौर इख्तियार में भी रहा। तो देखिए, ये जो दोनों हमारे जिम्मेदार सियासतदान बैठे हुए हैं, इन्हें ये सोचना भी चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी ने कोई गलती की है तो कम से कम दौर इख्तियार में, मौजूदा इख्तियार में
उन इमलाक को खाली करा लिया जाए जिन पर बाकायदा तौर पर सरकारी दफातर बने हुए हैं। वो लिस्ट बाकायदा हुकूमत को कल्ब जवाद साहब ने भी पेश की है, मौलाना कल्ब सादिक साहब ने भी पेश की है। और देखिए इसका एक रुख ये भी है कि अवामी तहरीकात चली, आपने देखा कि कई मरतबा लाठीचार्ज भी हुआ, उसमें कई साल पहले एक शख्स की हलाकत भी हुई जिसको लेकर बार बार मुतालबा किया गया सीबीआई का। लेकिन देखिए मुसलसल मुतालबों के बावजूद ये कार्रवाई बिलाशुबा देर से की गई। लेकिन हम यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि देर से ही सही, लेकिन आज जिस अंदाज का रद्द अमल सामने अवामी तौर पर आ रहा है वो बहुत मुस्बत है। और यहाँ पर यह भी मैं बता दूं आपको कि इस अंदाज का रद्द अमल सामने आ रहा है कि एक आलिम जी तारिक शायद अब कार्रवाई हो और तमाम तर जो इमलाक हैं जिन पर हमें ये शुबा है, अंदेशा है कि ये और सामने आ सकती है, तो मुनसिफाना तौर पर इसमें आगे कार्रवाई की जाए, तेज रफ्तार कार्रवाई की जाए, तेज रफ्तार कार्रवाई की जाए। तारिक आपने बहुत अहम जानकारी दी। मैं इस बारे में कमर साहब एक बात तो यहां पर तय है कि इससे पहले भी हमने जो बयान सुने इसमें यह बात इस तरह से इस्तेमाल की गई कि ये कार्रवाई हुई है कि काफी देर से हुई है। आपने प्रोसेस के बारे में बताया, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस सिर्फ किसी एक मामले में होता है, तमाम मामलों में प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। और हमने कई शवाहिद देखे हैं, ऐसे चीजें गुजरी हैं कि वो आनन फानन भी चीजें हो सकती थी। बहरहाल मैं कमर साहब ये जानना चाहता हूं कि क्या ये उम्मीद की जाए कि पूरा जो टेन्योर बीजेपी को मिला है, इस टेन्योर में अब जबकि 2022 में इंतखाबात होंगे, वहां अभी 2020 का इख्तिताम हो रहा है, क्या ये अंजाम तक पहुंचेगा ये मामला, या इस सियासी दबाव के लेकर ताखिर होगी? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा था एक साथ 3 तलाक पीड़िता बहनों को जब बुलाया गया था, माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग 1 साल हो रहा है, उन्होंने कहा था जो वक्फ की जमीनें हैं वो पीड़िता परिवार को बसाया जाएगा वक्फ की जमीनों पे और एजुकेशन के लिए उस पर काम होगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था, आप लोगों सबको इस बारे में जानकारी है और उस पर बराबर काम हो रहा है। प्रमुख सचिव उस पर बराबर काम कर रहे हैं और उस पर बराबर काम चल रहा है। देखिए वक्फ संपत्ति जो है उसके ऊपर जो वाकई में हकदार लोग हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जिनके ऊपर अपनी छत नहीं है, उनके लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। इन लोगों ने क्या किया, उसका एक बिजनेस बना लिया। देखिए आप जब बिजनेस बनाएंगे तो एक जब आप गलत तरीका चुनेंगे तो उसका देखिए आपको सजा भुगतना होगी। और उसका एक कानून जो ये कहते हैं, समाजवादी कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, अरे भाई आप ही ने पेड़ लगाया है इसको, आप ही ने इसको आगे बढ़ाया। ये वसीम रिजवी साहब तो मेरी सरकार में तो हाईकोर्ट से स्टे पे आए हैं, मैंने तो इनको बर्खास्त कर दिया। हमारे साथ वरुण सिंह साहब समाजवादी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। कमर साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमें कमर अली ये बता पाएंगे कि बीजेपी जब से यूपी में काबिज है अब तक में कितने ऐसे इमलाक या कितने ऐसे नाजायज कब्जे हैं जिनको बीजेपी ने अपने दौर इक़्तिदार में खाली करवा लिया हो? जो भी बगैर नक्शे के जो मकान पास हुए थे उनको भी गिराया जा रहा है। वक्फ की संपत्तियों को बिल्कुल आदेश आ गया है, बिल्कुल उस पर गिराना का कार्रवाई चालू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया, करने जा रहे हैं, कार्रवाई होने जा रही है, बिल्कुल बेशक करने जा रहे हैं। ये जो समाजवादी के वक्त पे जो फला बोला जो कारोबार इन लोगों ने बना रखा था, जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा औसत मैं अभी मैं तेलंगाना का भी रुख करूंगा कि तेलंगाना वक्फ लेकर क्या चीजें चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ वरुण सिंह साहब, मैं छोटा सा एक रिएक्शन लेना चाहता हूं आपका। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे बीएसपी की, चाहे कांग्रेस या फिर चाहे अभी बीजेपी की, सबने अपने अपने दौर में इसे ढील दिया कि जो चेयरमैन हो वो जो है सरकार के साथ मिलकर शायद इस तरह का काम करता चला गया और वक्फ के इमलाक पर नाजायज कब्जे होते रह गए। किसी के दौर में भी नाजायज कब्जे से उसको खाली कराने का काम कम, बल्कि और कब्जे बढ़ते चले गए। क्या आप मानते हैं कि कुछ लापरवाही या कुछ कमियां रह गई थी जब एसपी इक़्तिदार में थी? देखिए, आपको अगर जानकारी होगी कि हमारी सरकार में इन्हीं विवादों को दूर करने के लिए वक्त की बहुत सी ऐसी जमीनें थी जहां पर कब्रिस्तान भी बनाए गए थे, जहां मस्जिदें भी थी, जहां इबादत गाह भी बनाए गए थे। तो हमारी सरकार ने माना कि उन जमीनों पर विवाद की स्थिति आती है, इसलिए हमारी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री काल में अखिलेश यादव जी ने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने का काम किया। तो यही विपक्ष के लोग उस समय जो आज सत्ता में हैं वो आरोप लगाया करते थे कि हम एक धर्म विशेष के लोगों को के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये था कि जो जमीनें ऐसी हैं वक्त की जो जिस काम के लिए उस काम के लिए उपयोग हो सके, चूंकि सबसे ज्यादा वक्त की जमीनें जो कहीं न कहीं कब्रिस्तानों में काम आती थी और खुला होने की वजह से लोग उस पर कब्जा करते जा रहे थे। इस पहले तो इसको रोकने का ठीक है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई गई, कितनी हुई कितनी अधूरी रह गई एक अलग सवाल, लेकिन चलिए मानते हैं आपकी इस बात को। मैं रुख करूंगा इस वक्त सीधे अपने नुमाइंदे अनीसुर रहमान को जो हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से।
आरिफ रहमान साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि कोई एक ऐसी रियासत नहीं है जहां वक्फ के इमलाक पर खुर्द बुर्द यानी उसे कौड़ियों के दाम किसी को बेच दिया गया हो अपने मकसद से अलग हटकर। सवाल इस बात को लेकर है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में भी कुछ इस तरह का मामला चल रहा था, वहां आखिर अभी क्या सूरत हाल है और कितनी ऐसे इमलाक जिन पर नाजायज कब्जे हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट वक्फ बॉडी की, मेरी मुराद है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की। बात हो रही थी आरटीआई की, जो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी। जज ने इस वक्फ बोर्ड के सीईओ से पूछा कि क्या मामला चल रहा है। सीईओ ने एक ऐसा जवाब दिया कि जज को बोलना पड़ा कि ये एक नाअहल जो है ये एक नाअहल जो है अहलकार है। क्या हुआ, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अतहर मोइन साहब जी। अतहर भाई, बताएं क्या हुआ था उस वक्त? ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ है, क्या हुआ था उस दिन? असल में इस सिलसिले में 3 PIL से वक्फ बोर्ड में दाखिल की गई थी, जिसमें हैदराबाद के क़ब्रिस्तानों पर कब्ज़ों से मुताल्लिक़ थी। तो उसमें हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा था कि वो एक तफसीली रिपोर्ट पेश करे। तो वक्फ बोर्ड ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें बताया गया था कि 78 तकरीबन क़ब्रिस्तानों पर कब्ज़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ 8 FIR हुई है। तो जज ने पूछा कि वजह क्या है कि आपने सिर्फ 8 FIR दर्ज की। तो CEO का जवाब ये था कि हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं। जिस पर जज ने उनसे पूछा था कि क्या तुमने CRPC पढ़ी है? जब इन्होंने कहा नहीं, तो बताया कि जज ने बताया कि अगर SHO का कॉम्प्लेंट दर्ज नहीं करता है तो आपको चाहिए था कि मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर पुलिस से शिकायत करते, और अगर वो भी शिकायत की सुनवाई नहीं करते तो आप कोर्ट को जाते और प्राइवेट सूट दाखिल करते। तो उसके बाद जज ने जो स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं वो वक्फ बोर्ड के लिए बहुत ही ताज़ियाना है कि हुकूमत से भी कहा कि जज ने कि ऐसे CEOs को बेदखल कर देना चाहिए और इन्हें इनकम्पिटेंट करार दिया। आप ये बताएं कि जो CEO है उसका रैंक है ऐसे, यानी बोर्ड्स के जो अफसरान हैं, चाहे वो CEO हो या चेयरमैन हो, इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती रही है। शुक्रिया आपका निसुर रहमान साहब। मौलाना सैफ अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मौलाना सैफ अब्बास साहब, पहला सवाल यही है कि जो 2 FIR वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है जिस तरह से तहरीकें चली थी इसको लेकर? देखिए, ऐसा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हम लोग जो हैं वक्फ के सिलसिले में 2000 से पहले से इस सिलसिले में लगे हैं, और पूरी एक लिस्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर जनाब डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक साहब क़िबला ने दी थी, और उन्होंने काफ़ी औकाफ का नाम दिया था, फहरिस्त दी थी और टाइम पीरियड बताया था कि इस टाइम पीरियड में CBI जांच की जाए। चूंकि देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि औकाफ जो है ये है क्या, इसको समझा जाए। आज लोग दौड़ रहे हैं वक्फ के अंदर मेंबर बनने के लिए, तो क्यों बन रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि लोगों ने अपनी औलादों को अपनी प्रॉपर्टी न देकर अल्लाह और मासूमीन के नाम के ऊपर वक्फ कर दी है, ताकि इससे उस कम्युनिटी के लोग फायदा उठाएं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड में आता है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि जो अल्लाह के रसूल और इमाम की प्रॉपर्टी की हिफाजत उसको करना है। और आने के बाद फिर उसके अंदर इस तरीके से होती है। मैं ये समझता हूं कि जो भी बात हो उसको बहुत बड़े दायरे में इसकी जांच होना चाहिए, और क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं तो अभी तो आप उसकी तेलंगाना की बात कर रहे थे, मैं यूपी में बोर्डों की बात कर रहा हूं, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इसकी कम से कम 25-25, 30-30 साल की पूरी CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि कितने वक्फ बेच दिए हैं, कितने वक्फ जो है जमीन के ऊपर पता ही नहीं है, कितने वक्फ डिलीट हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत, अभी जैसे कि आज वक्फ मंत्री भी कह रहे थे, उनका मैंने बयान सुना कि मैंने 2019 में इसको CBI को दे दिया था। अब आप खुद बताइए कि 2019 में CBI को केस दिया गया है और आज जो है उसके ऊपर ये हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही तेज रफ्तारी से कामों को करना पड़ेगा, और CBI का जो मामला है
उसमें औकाफ को एक लॉन्ग पीरियड यानी कम से कम 25 साल की बोर्ड की उसको इंक्वायरी करना चाहिए। और औकाफ जो मेरी लिस्ट अभी तो पड़ी होगी डिपार्टमेंट में कि कल्बे सादिक साहब क़िबला ने एक लिस्ट दी थी, उन सब की जांच होकर दायरे को बढ़ाना चाहिए, तो बहुत से बड़े बड़े लोग सब निकल के सामने आ जाएंगे। जी तो दरअसल बात इसी को लेकर है कि मतलब किसी भी चीज में सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग कैसी है, इसमें कितना डिले किया गया, इसमें कितनी जल्दबाजी की गई, और बहुत सारी बातें आपने इशारों में बता दिया है सैफ अब्बास साहब। लेकिन ये खुशी की बात है, जैसा तारिक भी कह रहे थे और आपका भी कहना है, कि ये एक सीबीआई ने जो 2 FIR दर्ज की हैं, ये कामयाबी की तरफ पहली मंजिल है, लेकिन शायद अभी लड़ाई बहुत लंबी है वक्फ के इमलाक को खाली कराए जाने तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।